मई 2026, बसरा, इराक के रेगिस्तानी इलाके से एक के बाद एक कई ईरानी ड्रोन्स लॉन्च हुए, जिनका निशाना कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के वो देश थे जहां अमेरिकी बेस मौजूद है। थोड़ी देर बाद इराक से लॉन्च ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों पर धमाके शुरू कर देते हैं और दुनिया के कुछ सबसे संपन्न देशों में होने वाली तबाही ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लेकिन इन धमाकों का असर सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं रहा जहां पर आसमान से बारूद बरसा, बल्कि इन धमाकों से सुपर पावर अमेरिका भी दहल गया। अमेरिका, इजराइल, सऊदी, यूएई सभी को पता है इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, लेकिन सबूत किसी को नहीं मिला। धमाके होते रहे, तबाही फैलती रही और युद्ध में ईरान की मोलभाव की क्षमता बढ़ती गई। लेकिन ईरान से इराक के दुश्मनों को कौन निशाना बना रहा है? उनके पास अमेरिकी एयर डिफेंस को मात देने वाले ड्रोन कहां से आए थे? उनको ये ड्रोन लॉन्च करने की ट्रेनिंग किसने दी थी? अब इराक में मौजूद ईरानी सीक्रेट सेल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में समझौते के बाद शर्तों को लागू करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सुपर पावर को ईरान के सामने सरेंडर के लिए मजबूत करने वाले सीक्रेट सेल का रहस्य भी खुल गया। ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाने के लिए इराक में लड़ाकों के सीक्रेट सेल बनाए। IRGC ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच में ही ऐसे कई सेल लॉन्च किए, जिन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों में बारूदी तबाही फैला दी। एक तरह से सरप्राइज एलिमेंट था मोसाद और CIA के लिए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि इराक के अंदर अगर कोई भी ईरानी संबंधित सहयोगी ग्रुप एक्ट करेगा तो वो हिजबुल्ला ही होगा खिताब, परंतु ये अलग नए ग्रुप बने, टुकड़ियां बनी 10-10 सोल्जर्स की, आप कहेंगे ड्रोन्स के साथ, एकदम अजाइल गुरिल्ला फोर्स। तो इन्होंने डेफिनेटली ये नुकसान पहुंचाया। इराक की जमीन से खाड़ी देशों में तबाही फैलाने के प्लान के पीछे ईरान की IRGC का हाथ था, जिसने इराक में गुप्त सेल तैयार किए। इराक की धरती पर ईरानी मिलिशिया भी मौजूद हैं, लेकिन IRGC ने उनको ये धमाका करने की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि 40 ऐसे लड़ाकों को तैयार किया जिनके बारे में इराक में मौजूद ईरानी मिलिशिया को भी कुछ पता नहीं था। ये सभी शिया मुसलमान थे। खलीफा के इन 40 लड़ाकों की ट्रेनिंग सबसे अलग थी। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला करने के लिए 4 स्पेशल सेल बनाए हैं। हर सेल में 10 खास इराकी शिया लड़ाके शामिल किए गए, जिनको ईरान में IRGC के अड्डों में खास ट्रेनिंग दी गई थी। इराक के बसरा और समावा के पास रेगिस्तानी इलाकों में इसके लिए खुफिया अड्डा भी बनाया गया था, जहां से मिडिल ईस्ट में तबाही लाने वाले ड्रोन्स बाहर निकलते थे। यहाँ से कुवैत जैसे खाड़ी देश सबसे करीब थे, जहाँ तबाही भी सबसे ज्यादा हुई। इन धमाकों से सऊदी और यूएई को चेतावनी मिली कि ईरान उन पर बाहर से भी बड़े हमले कर सकता है। हमले इराकी सेल से हुए, इसलिए ईरान सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। बड़े मिलिशिया ग्रुप्स का नाम भी सामने नहीं आया, जिससे IRGC भी सुरक्षित रहा। लेकिन ईरान ने ऐसे हमले करके खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया को संदेश दे दिया वो खाड़ी के तेल उत्पादन, एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचे पर खतरा पैदा करके क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने में पूरी तरह सक्षम है। ये सबसे ज़्यादा इनको ये फ़ायदा मिला कि कमांड एंड कंट्रोल सीधा रखने से उन्हें किसी पॉलिटिकल आदेश की इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लास्ट युद्ध में इन्होंने देखा और इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी, उसमें ये चीज़ देखने को मौका मिला कि अगर सेंट्रलाइज कमांड को अनकन्वेंशनल लड़ना है तो ज़रूरी ये है कि कमांड को अनसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी पैदा उठता है, इराक में अमेरिकी सेना खुद मौजूद है, इसके बावजूद IRGC ने कैसे इतनी खुफिया योजना बनाई कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस सेल में कुछ सदस्य इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, जो ईरान समर्थक मिलिशिया का एक समूह है, उससे भी लिए गए थे। हालांकि ये नई यूनिट कथित तौर पर उसके कमांडर स्ट्रक्चर से बाहर काम करते हुए सीधे IRGC को रिपोर्ट कर रही थी। यही वजह है इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के जाल बिछाने के बावजूद ये पकड़ में नहीं आ सकी। IRGC की कुछ फोर्स के विशेषज्ञों ने इन लड़ाकों को 10-10 के ग्रुप में ट्रेनिंग दी, जिसमें उनको ड्रोन उड़ाना, लॉन्च करना, नेविगेशन और दुश्मन से बचने की तकनीक भी सिखाई। IRGC ने अपने एलीट लड़ाकों को बड़े मिलिशिया से अलग रखा, ताकि मोसाद और CIA इनका आसानी से पता न लगा सके। इराक में मौजूद इस सीक्रेट समूह को IRGC कैश और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा भेजा करती थी। जिन हथियारों का इस्तेमाल इन्होंने किया, उसमें कुछ इराक में स्टॉक थे और कुछ को इराक में तैयार किया गया। अगर पूरा ड्रोन इराक भेजा जाता तो इसे पकड़ना आसान था, क्योंकि इराक में अमेरिका समर्थित फौज भी मौजूद है। इसलिए IRGC ने ड्रोन के अलग अलग हिस्सों यानी मोटर, बैटरी, नेविगेशन सिस्टम, वॉरहेड और फ्यूज को अलग अलग इराक भेजा।
ईरान इराक सीमा से छोटे ट्रक और घोड़ा गाड़ियों से ये सामान मिलिशिया के कंट्रोल वाले इलाकों यानी बसरा और मिसाल में आसानी से घुस जाते हैं। इसके अलावा शत अल अरब नदी से नावों के सहारे भी कुछ माल भेजा गया। कभी कभी छोटे ड्रोन से ही पार्ट्स को ड्रॉप किया गया। ये सामान बसरा जैसे इलाकों में पहुंचने के बाद मिलिशिया के गुप्त वर्कशॉप और रेगिस्तान में छिपे ठिकानों पर जोड़ा गया। IRGC के एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर ने इराक आकर इस प्रक्रिया पर नजर रखी। अमेरिका को ये लगेगा कि अटैक्स आ तो रहे हैं इराक से, पर इराक का जो हिजबुल्लाह है वो तो कुछ कर नहीं रहा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी मोसाद CIA को। तो इस तरह से मल्टीपल टैक्टिक्स करी हैं। अभी और भी कई चाल इनकी निकल के आएंगी वक्त के साथ कि इन्होंने किस तरह से इस जंग में कंडक्ट किया। UAE पर 17 मई को हुआ ड्रोन हमला और सऊदी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ इराकी इलाके से ही की गई थी, जिसमें इसी गुप्त सेल का हाथ था। जिन इलाकों से ड्रोन लॉन्च किया गया वो जगह ईरान बॉर्डर के पास है, इसलिए वहां पर सामान पहुंचाना भी आसान साबित हुआ। रेगिस्तान के ये इलाके खाली और छिपने लायक हैं, इसलिए मोबाइल लॉन्च सिस्टम को आसानी से छिपाया और हटाया जा सकता है। कुवैत, सऊदी और UAE के US बेस तक यहाँ की ड्रोन से दूरी भी काफी कम है, इसलिए हमला करना आसान साबित हुआ, लेकिन इनका असर बहुत घातक रहा। जैसे कहा जाता था कि अमेरिका ने पूरा सिक्योरिटी का गारंटी दिया हुआ था जितने भी सहयोगी देश हैं वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, लेकिन जितने भी अटैक्स हुए वो अमेरिकन बेसिस पर पहुंचने में कामयाब हुए ज़्यादातर। एक तरह से होस्ट नेशन जो है उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ा है। उन्होंने आने वाले समय के लिए अपनी सुरक्षा को एक बहुत क्वेश्चन मार्क में देखा है। वो किसी और से कोऑर्डिनेट ना करें, बस आपस में 10-12 लोग ये चुपचाप करें जो भी कोऑर्डिनेशन है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये बहुत घातक हो जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि छोटे सेल्स का सबसे बड़ा फायदा उनकी गुमनामी है। अब कोई हमला होता है तो किसी बड़े संगठन का नाम सामने नहीं आता। कम लोग, कम संचार और सीमित गतिविधियां, इसी वजह से खुफिया एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो गया। यही वजह है इन्हें डिनाइएबल नेटवर्क भी कहा जाता है। IRGC का ये कदम ईरान की रणनीति में बदलाव को दिखाता है। अब हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे बड़े प्रॉक्सी पीछे हैं और ईरान के ऐसे छोटे और खुफिया गुट बड़े धमाके कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान में 30-40 इलाकों वाले इन सीक्रेट सेल्स के बाद अब अफगानिस्तान में 8000 जवानों की एक नई स्पेशल फोर्स की चर्चा शुरू हो गई है, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है क्या मुस्लिम दुनिया में गुप्त और विशेष सैन्य इकाइयों का नया दौर शुरू हो चुका है। जिस वक्त पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान वार्ता में शामिल होकर अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक नया धमाका होने जा रहा है। अब जो खबर सामने आई है उसने इस तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 8000 जवानों की एक खास फोर्स तैयार करने का फैसला किया है। इस फोर्स का नाम होगा हिबाती। और सबसे बड़ी बात, ये फोर्स ना तो तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी, ना ही गृह मंत्रालय को, बल्कि सीधे तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह अखुंदाजा के नियंत्रण में रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई फोर्स के 4000 जवान पहले से कंधार के झारी इलाके में मौजूद हैं, जबकि 4000 जवान काबुल में मौजूद हैं, जिनकी तैनाती स्पेशल ट्रेनिंग के बाद बॉर्डर पर कर दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए खबर इसलिए टेंशन पैदा कर रही है क्योंकि जब तालिबान के पास पहले से सेना, बॉर्डर गार्ड और सुरक्षा बल मौजूद हैं, तो फिर 8000 जवानों की एक अलग फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या तालिबान पाकिस्तान की सीमा पर कोई नया धमाका करने वाला है। 2024 से 2026 के बीच पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ा है। सीमा पर झड़पें हुई हैं, हवाई हमलों के आरोप लगे हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप भी लगाया है। ऐसे माहौल में 8000 जवानों की ये नई यूनिट सिर्फ सैन्य संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। संदेश ये कि तालिबान अब डूरन लाइन पर अपना नियंत्रण और मजबूत करना चाहता है। इन जवानों को तालिबान की दूसरी फोर्स से ज्यादा वेतन और सुविधाएं दी जा रही हैं। इसका मतलब इनका मिशन भी खास है। इसका मेन टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान और तालिबान की अगर हम बात करें, पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि तालिबान गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्तम दर्जे के सैनिक हैं और ये अपने लक्ष्य में पूरी तरह कामयाब होते नजर आए हैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फोर्सेस के खिलाफ। जैसे USA की हम बात करें, अखंडजादा का प्लान ये है कि जो 8000 हायर किए जाएंगे स्पेशलाइज्ड, इनमें से एक कमांड में पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि
हर कमांड में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट कंट्रोल अखंडजादा का और बढ़ जाए। तालिबान ने साफ साफ कहा है कि नई यूनिट डूरंड लाइन की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी, जिसके लिए ज्यादा वेतन और सुविधाएं देकर सबसे एलीट फाइटर चुने गए हैं। इनमें से ज्यादातर कंधार, उरुगजन, हेलमंद और जाबुक से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के हालिया हमलों के बाद तालिबान अब सीमा पर आक्रामक रुख अपना रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये नई फोर्स। लेकिन इस फोर्स की सबसे दिलचस्प बात इसकी संख्या नहीं है, इसके हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट को नाइट विजन सिस्टम, टोही ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि अमेरिकी सेना के छोड़े गए सबसे आधुनिक सैन्य उपकरण दिए गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट चिंता जाहिर कर रहे हैं, इससे सीमा पर शक्ति संतुलन बदल सकता है। अब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से पिटने के बाद सीधे अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसकर ड्रोन धमाके कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी ताकत यानी आमने सामने की लड़ाई को और मजबूत बना रहा है। ये नई फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ उस तकनीक का इस्तेमाल करेगी जिसका इस्तेमाल कभी अमेरिका करता था। 8000 जवान, एक अलग कमांड सिस्टम और सीधे सुप्रीम लीडर का नियंत्रण, इसके अलावा सबसे आधुनिक सैन्य उपकरण, ये सभी संकेत बताते हैं तालिबान पाकिस्तान सीमा को लेकर अपनी रणनीति बदल रहा है और पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक जारी विरोध के बीच अफगानिस्तान कभी भी बड़े धमाके शुरू कर सकता है। और ये हाईली मोटिवेटेड फोर्स है क्योंकि इनके पास हथियार अच्छे हैं, इनके पे स्ट्रक्चर अच्छा है, इनके पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये डायरेक्टली सुप्रीम कमांडर से आदेश लेते हैं। तो ये एक बहुत क्रॉस बॉर्डर गुरिल्ला वॉरफेयर में कामयाब होने वाली स्ट्राइक फोर्स है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इराक के सीक्रेट सेल्स हो या अफगानिस्तान की नई स्पेशल फोर्स, मिडिल ईस्ट और आसपास का पूरा क्षेत्र अब छोटे, चुस्त और विशेष सैन्य नेटवर्क की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और यही है खलीफा के गोरिल्लाओं की अगली पीढ़ी। विश्लेषकों का मानना है कि छोटे सेल्स का सबसे बड़ा फायदा उनकी गुमनामी है। अब कोई हमला होता है तो किसी बड़े संगठन का नाम सामने नहीं आता। कम लोग, कम संचार और सीमित गतिविधियां, इसी वजह से खुफिया एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो गया। यही वजह है इन्हें डिनाइएबल नेटवर्क भी कहा जाता है। IRGC का ये कदम ईरान की रणनीति में बदलाव को दिखाता है। अब हमास, हुती और हिजबुल्लाह जैसे बड़े प्रॉक्सी पीछे हैं और ईरान के ऐसे छोटे और खुफिया गुट बड़े धमाके कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान में 30-40 इलाकों वाले इन सीक्रेट सेल्स के बाद अब अफगानिस्तान में 8000 जवानों की एक नई स्पेशल फोर्स की चर्चा शुरू हो गई है, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है क्या मुस्लिम दुनिया में गुप्त और विशेष सैन्य इकाइयों का नया दौर शुरू हो चुका है।